Hello everyone, welcome to Upside Classes. This is Abhishek Narayan Chauhan and in this video we are going to study about tenses. जी हाँ फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं टेंसेस के बारे में। फ्रेंड टेंस जिसे हम हिंदी में काल कहते हैं, इसकी जो परिभाषा होती है क्रिया का कोई भी रूप जिसके द्वारा कार्य के संपादित होने के समय अथवा उसकी स्थिति का पता चले टेंस कहलाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, जो कार्य हम वर्तमान में करते हैं। पास्ट यानी भूतकाल, जो कार्य हम भूत में किए थे। एंड फ्यूचर टेंस यानी जो कार्य हम इन द फ्यूचर करने वाले हैं। जी फ्रेंड्स, तीन टेंस हमने बताया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इन्हीं तीनों के फ्रेंड्स चार चार रूप होते हैं जो क्रमशः होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। जी हाँ फ्रेंड्स, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन्हीं चारों के आगे हम क्रमशः जोड़ देते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और जोड़ने पर जो बनते हैं यानी आई मीन कंबाइन करने पर बनते हैं जो पार्ट्स इसके, वो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड स्टेप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड स्टेप, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फोर्थ स्टेप, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारे 12 टेंसेस हो गए: प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें जो पहला हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहले हम इसे सीखेंगे। फ्रेंड्स, हालांकि 12 टेंसेस हैं, स्टेप वाइज हम सभी टेंसेस को जानेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बाद में हम पास्ट इंडेफिनिट को जानेंगे। तो पहले फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा जो पहला टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आइए जानते हैं फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम हिंदी में अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। और फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम प्रेजेंट सिंपल के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। यस फ्रेंड्स, अब बात आती है कि हम इसे पहचाने कैसे, इसे रिकॉग्नाइज कैसे करें। अगर हमें कोई सेंटेंस मिल जाए और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा यानी किस टेंस का सेंटेंस है, तो आप कैसे बता पाएंगे ये कौन सा टेंस है? तो आइए बताते हैं उसे पहचानने का तरीका यानी इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन को हमने 3 स्टेप में डिवाइड कर दिया ताकि आप आसानी से उसे लर्न कर सकें। पहला स्टेप है इस टेंस के वाक्यों में वर्तमान समय में कार्य का होना पाया जाता है। एंड सेकेंड स्टेप फ्रेंड्स, इस टेंस की क्रियाओं के अंत में अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। और जो फ्रेंड्स थर्ड स्टेप है वो है इस टेंस के वाक्यों में प्राकृतिक घटना सर्वव्यापी सत्य और
आदत प्रकट करने वाले कार्य होते हैं। या फ्रेंड्स, इस टेंस के वाक्यों में प्राकृतिक घटना, सर्वव्यापी सत्य तथा आदत प्रकट करने वाले कार्य होते हैं। अब आइए फ्रेंड्स, इसे हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप समझ सकें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में से हम अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। इसकी अब पहचाने कैसे, यानी इसको पहचानने का तरीका है, यानी फर्स्ट स्टेप, इस टेंस के वाक्यों में वर्तमान समय में कार्य का होना पाया जाता है। ऑफकोर्स हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस, तो भैया प्रेजेंट टेंस में ही कार्य होगा ना। एंड सेकेंड स्टेप जो है, इस टेंस की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ता है, ती हैं, ते हैं और ता हूँ। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, मैं आपसे क्लासेस पर अंग्रेजी सीखता हूँ, मैं घर जाता हूँ, मैं दिल्ली जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यू कैन सी इन दीज सेंटेंसेस ता है, ती हैं, ते हैं लास्ट में लगे हुए आ रहे हैं, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एंड फ्रेंड्स, थर्ड स्टेप जो है, इस टेंस के वाक्यों में प्राकृतिक घटना, सर्वव्यापी सत्य तथा आदत प्रकट करने वाले कार्य होते हैं। ये तीन शब्द आपको शायद ना समझ में आ रहे हों, आइए क्लियर करते हैं इसको। फ्रेंड्स, प्राकृतिक घटना वह घटना जो प्रकृति के द्वारा घटित होती है, वह प्राकृतिक घटना कहलाती है। यानी प्रकृति के द्वारा घटित होने वाली घटना प्राकृतिक घटना कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे गर्मी में गर्म हवा चलती है। जी हाँ फ्रेंड्स, गर्मी में गर्म हवा चलती है, यह एक प्राकृतिक घटना है। क्या आप इसे गर्मी में ठंड हवाएं चला सकते हो या ठंडी में गर्म हवाएं चला सकते हो? नहीं, हम यह नहीं कर सकते, यानी ये प्राकृतिक घटना है। एंड सेकंड जो है, सर्वव्यापी सत्य, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसे हम चाहकर भी बदल नहीं सकते। वह जो घटना पहले भी सेम होती रही हो और प्रेजेंट में होती हो और इन द फ्यूचर वह उसी प्रकार होती रहेगी। जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, भैया पहले भी निकलता था, आज भी निकलता है, आगे भी निकलता रहेगा। वी कैंट चेंज, हम उसे बदल नहीं सकते। वो हो गया सर्वव्यापी सत्य। सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे सूरज पूरब में निकलता है, ये हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी सर्वव्यापी सत्य। एंड थर्ड जो है, आदत प्रकट करने वाले कार्य होते हैं। अब बात तो जाती है आदत होती क्या है। अरे जो काम हम रोज करें वही हमारी आदत बन जाती है। जैसे मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, ये मेरी आदत है, एक हैबिट है। मैं रोज किताब पढ़ता हूँ, ये भी मेरी एक हैबिट है। देखिए, मैं रोज सुबह दौड़ने जाता हूँ, ये मेरी हैबिट है। फ्रेंड्स, यू कैन सी इन दीज सेंटेंसेस, ये शो कर रहा है आपका प्राकृतिक घटना, ये शो कर रहा है आपका सर्वव्यापी सत्य, यानी जिसे हम बदल नहीं सकते, पहले भी होती थी, आज भी होती, आगे होती रहेगी। एंड थर्ड है जो आपके हैबिट को शो कर रहा है, यानी इन तीनों सेंटेंसेस में आपका कवर होगा प्राकृतिक घटना, सर्वव्यापी सत्य तथा आदत प्रकट करने वाले कार्य। क्लियर फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, टेंस के अंदर जो सेंटेंसेस होते हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं वो होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, एंड सेकंड होता है नेगेटिव, एंड थर्ड होता है इंट्रोगेटिव। इसके बाद हम सभी सेंटेंसेस को देखते हैं, लेकिन पहला अफर्मेटिव सेंटेंस होने के कारण पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं।
तो फ्रेंड्स आइए सीखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। जैसे इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स हमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, फिर V5, फिर ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स जैसे देखिए वह अंग्रेजी पढ़ाता है, सब्जेक्ट आपको मिलता है क्रिया से पहले, यहाँ पर बताता हूँ। जैसे इसमें है वह अंग्रेजी पढ़ाता है। अब आप अगर जानते होंगे तब तो सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ आपको। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए और ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए, फ्रेंड्स सब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्रिया से, यानी क्रिया में कौन या किसने का प्रश्न किया जाता है। और ऑब्जेक्ट जैसा कि आप जानते हैं ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इसमें नॉन लिविंग यानी निर्जीव चीजें आती हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ये जो होता है इसमें लिविंग चीजें आती हैं, यानी लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुएं। जैसे इसमें आ गया कुर्सी, मेज, बोर्ड, मार्कर, पेन, पेंसिल। लेकिन इसमें जो आता है या कोई पर्सनल प्रोनाउन होता है, अदरवाइज नाउन होता है, यानी ये लिविंग होता है। ओके फ्रेंड्स, अब सब्जेक्ट तो हमने जान लिया कि भैया सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे। अब ऑब्जेक्ट भी देख लेते हैं कि किन परिस्थितियों में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है और किन किन परिस्थितियों में हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। हाँ फ्रेंड्स, तो क्रिया, इसमें भी क्रिया से ही प्रश्न करना पड़ेगा। इसमें प्रश्न करते हैं, क्या का प्रश्न करने पर हमारा मिलता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे या किसको किसे या किसको का प्रश्न करने पर मिलता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स, सब्जेक्ट कब मिलेगा? जब हम क्रिया में कौन या किसने का प्रश्न करेंगे। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कब मिलेगा, यानी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो प्रकार के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कब मिलता है, इनडायरेक्ट कब मिलता है? जब हम क्रिया में क्या का प्रश्न करेंगे तो हमें मिलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जब हम क्रिया में किसे या किसको का प्रश्न करेंगे तो हमें मिलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इस वाक्य की जो संरचनाएं होती हैं वो होती हैं सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स आता है एग्जांपल यहाँ पर है, वह मुझे एक किताब देता है, सिंगुलर है ही, जो मैं लिखवाया हूँ इस इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का यूज होता है। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, हम भैया सब्जेक्ट कैसे खोजें? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सब्जेक्ट खोजने में, क्योंकि यहाँ पर हमको सब्जेक्ट लाना है और ऑब्जेक्ट खोजना है और वर्ब खोजना है, तभी हमारे सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर में हम फिट कर सकते हैं इसको। तो सब्जेक्ट कैसे खोजा जाए? तो फ्रेंड्स क्रिया में, जैसे क्रिया कौन है, वह मुझे एक किताब देता है, तो भैया क्रिया है देता, कौन देता है, इससे हमारा मिलेगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पूछिए वह मुझे एक किताब देता है, तो मुझे एक किताब कौन देता है? उत्तर में आया वह देता है, यानी वह ने दिया है एक किताब, यानी हमारा हो गया सब्जेक्ट। और देखिए यहाँ पर किसने से भी हम इसका निकाल सकते हैं। देखिए
वह मुझे किताब देता है, यानी मुझे किताब किसने दिया, मिला उत्तर में वाह, आंसर में वह मिला, यानी यह हो गया सब्जेक्ट हमारा। अब आइए फ्रेंड्स कि ऑब्जेक्ट हम कैसे ढूंढें। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, अब देखिए किन परिस्थितियों में हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलते हैं और किन परिस्थितियों में हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो निर्जीव होते हैं, जैसे टेबल, चेयर, बोर्ड, मार्कर, ये सब, कॉपी, बुक। एंड जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं लिविंग थिंग्स, यानी सजीव वस्तुएं या कोई पर्सनल प्रोनाउंस। फ्रेंड्स ये जो होता है इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिया में क्या का परस करने पर मिलता है, जैसे देखिए इसे मैं खोज कर बताता हूँ आपको, सर्च करके देखिए। वह मुझे एक किताब देता है, तो भैया क्या का परस करिए फटाक से, मिला आपको क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी क्या देता है, एक किताब। ये हमारा हो गया क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए अगर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है तो आप कैसे पहचानेंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पहली बात तो वो लिविंग थिंग्स होगा और उसे आप प्रश्न करेंगे किसे या किसको का। तो देखिए फ्रेंड्स, वह मुझे एक किताब देता है, यानी किताब किसे देता है, मुझे देता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किताब किसको देता है, मुझे देता है, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको मिल गया और ये हो गया हमारा वर्ब। अब भैया आपको मिल गया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में मिले हैं आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए फ्रेंड्स कि हमें तो दो ऑब्जेक्ट मिल गए हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो हम पहले यूज किसका करें सेंटेंस बनाने में, हम इसका कहाँ पर यूज करें अच्छे से। तो फ्रेंड्स जो होता है सब्जेक्ट में पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह मुझे एक किताब देता है, कौन देता है, वह, यानी कि देता है यानी गिव, क्योंकि ही यानी ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, और सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो हम V5 का यूज करते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं, तो हमने यहाँ पर यस लगा दिया, यानी ही गिव्स, वह देता है। अब भैया देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, किसे देता है, यानी मुझे देता है, तो मी, यानी ही गिव्स मी, वह मुझे देता है। अब क्या देता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी दी बुक, वह मुझे एक किताब देता है, तो ही गेव मी अ बुक। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वीडियो को इसकी मत करिए, ध्यान से पढ़िए, पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। ही गिव्स मी अ बुक। अब आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, उससे पहले हम इसे इरेज कर देते हैं इतना। जो दूसरा है हमारा सी, यानी वह नए कपड़े खरीदती है। भैया हमने बताया था आपको कि सब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्रिया में कौन या किसने का प्रश्न करते हैं। तो देखिए वह नए कपड़े खरीदती है, सब्जेक्ट ढूंढिए फटाक से, तुरंत ढूंढिए सब्जेक्ट। वह नए कपड़े खरीदती है, कौन खरीदती है भैया, वह सब्जेक्ट। क्या खरीदती है भैया, नए कपड़े, ऑब्जेक्ट। वर्ब हमारा हो गया खरीदना। जल्दी फिट कर दीजिए इसी स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट पहले लिखना है हमें, सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी यहाँ पर सी हो जाएगा या फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर फीमेल है, फीमेल जेंडर। उसके बाद में V5 यानी खरीदना, खरीदना का होता है बाय, सिंगुलर है इसीलिए यस लगा दिया, यानी सी बायस। अब देखिए नए कपड़े यानी न्यू क्लॉथ्स। आइए देखते हैं
तीसरा रोहन पौधों को सींचता है। सॉरी, हाँ, रोहन पौधों को सींचता है। भैया सब्जेक्ट पता करिए, कौन सींचता है? रोहन सब्जेक्ट। किसे सींचता है? पौधों को। यह हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। वर्ब हो रहा है यानी काम, सींचने का हो रहा है, यानी वर्ब हमारा हो गया सींचना। हमें कौन सा स्ट्रक्चर पर फिट करना है? सब्जेक्ट V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया रोहन, यानी यहाँ पर लिख दीजिए रोहन। V5 हमारा है सींचना, यानी इरिगेट्स। क्योंकि रोहन जो है सिंगुलर है, इसीलिए इसमें यस लगा दिया है। इरिगेट माने सींचना, उसमें यस लगा दिया, इरिगेट्स हो गया। यानी रोहन इरिगेट्स, रोहन सींचता है। किसे सींचता है? पौधों को, यानी दी प्लांट। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट V5 प्लस ऑब्जेक्ट। एंड फोर्थ देखते हैं। पिताजी अखबार पढ़ते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपकी जो वर्ब है वो प्लूरल दिख रही होगी, बट ऐसा है नहीं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, सॉरी पढ़ते हैं। पिताजी अखबार पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर पढ़ते हैं, ऐसा हो लग रहा होगा कि आपको यहाँ पर वर्ब जो है वो प्लूरल, बस ऐसा नहीं है। यहाँ पर वर्ब सिंगुलर ही है। पिताजी अखबार पढ़ते हैं, यानी कि सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट फिर से खोजेंगे, कौन पढ़ते हैं? पिताजी यानी सब्जेक्ट। वर्ब पढ़ना, क्या पढ़ते हैं? अखबार यानी ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट पहले लिखिए, फादर रीड, क्योंकि फादर सिंगुलर, सो रीड्स, फादर रीड्स दी न्यूज़पेपर। पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं आपका। हुआ या सॉरी, यहाँ पर लिखते हैं गीता अभिषेक क्लासेस पर अभिषेक क्लासेस से अंग्रेजी सीखती है। गीता अभिषेक क्लासेस से अंग्रेजी सीखती है। तो भैया सब्जेक्ट का पता लगाइए, कौन सीखती है? गीता। क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या सीखती है? अंग्रेजी। ऑब्जेक्ट। वर्ब जो हमारा हो गया सीखना। कहा तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ देखा, गीता लर्न इंग्लिश फ्रॉम अभिषेक क्लासेस। गीता अभिषेक क्लासेस से इंग्लिश सीखती है। तो फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंस का फर्स्ट रूल हम लोग पढ़ चुके हैं कि सीट तथा सिंगल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस का प्रयोग करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पर V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, आइए सीखते हैं सेकंड रूल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो फ्रेंड्स, सेकंड रूल पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं एक इंपॉर्टेंट नोट्स। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट नोट्स ये है कि जिन क्रियाओं के अंत में, वैसे तो क्रिया को प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें साधारणतया यस लगा देते हैं उसके अंत में, लेकिन कुछ क्रियाओं में ऐसा नहीं होता है, उसमें केवल ईएस ही लगते हैं। जैसे जिन क्रियाओं के अंत में
O डबल एस सी एच एस एच या यक्स होता है। उनके अंत में एस का प्रयोग किया जाता है। जी फ्रेंड्स, ये सिंगुलर से क्रिया को प्लूरल से सिंगुलर बनाने के नियम है। देखिए जैसे ओ गो डबल एस यानी पास, सी एच यानी जैसे सर्च, एंड एस एच हो गया जैसे पुश, और एक्स जैसे हो गया मिक्स। यू कैन सी हियर फ्रेंड्स, इसके लास्ट में ओ डबल एस सी एच एस एच एस एक्स, यानी जब आपको ऐसी वर्ब देखने को मिले जहाँ जिसके लास्ट में ओ डबल एस सी एच एस एच या एक्स हो, तो उस क्रिया को प्लूरल से सिंगुलर बनाने में हम ई एस का यूज करते हैं। उसके लास्ट में ई एस लगाते हैं। जैसे गो का हो गया हमारा, गो का हो जाएगा गोज, पास का हमारा हो जाएगा पासेस, सर्च का हमारा हो जाएगा सर्चेस, पुश का हो जाएगा पुशेस, मिक्स का हो जाएगा मिक्सेस। फ्रेंड्स, ई एस ई एस ई एस ई एस ई एस, इन सभी के लास्ट में ई एस लगकर प्लूरल वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है ई एस लगाकर। तो फ्रेंड्स आइए सीखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 2। आई यू वी के और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका जो सेकंड रोल है, आयु विधेय तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगता, बल्कि केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा वो केवल है सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ फ्रेंड, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगता। अब आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे मैं एक पत्र लिखता हूँ। फ्रेंड्स, इसमें भी आपको पहले सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, यानी इन तीनों को आपको ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद में ढूंढकर इसी संरचना पे बेस्ड यानी लिख देना है। बस कुछ खास नहीं करना, बहुत ईजी है फ्रेंड, बहुत ही ईजी। तो पहले ढूंढते हैं सब्जेक्ट हमने अभी आपको क्या बताया सर कि सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं। तो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, क्रिया में कौन या किसने का प्रश्न करके सब्जेक्ट मिलता है। फिलहाल करते हैं यहाँ, मैं एक पत्र लिखता हूँ। कौन लिखता है भैया, मैं लिखता हूँ। ये क्या हो गया अपन का, ये हो गया अपन लोगों का
सब्जेक्ट। भैया क्या लिखता हूँ, एक पत्र, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। वर्ब तो आप लोग जान ही गए होंगे लिखना। बस भैया जब आपको सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, तो देखना क्या है, इस स्ट्रक्चर पर उठा के रख दो फट से। सब्जेक्ट आई, आई माने V1 लिखना यानी राइट, एक पत्र यानी ये लेटर, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। सेकंड एग्जांपल, तुम आगरा तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सेकंड एग्जांपल है, तुम आगरा ताजमहल देखने जाते हो, यहाँ पर सब्जेक्ट सर्च कीजिए फ्रेंड्स, कौन है, क्रिया से कौन का प्रश्न करिए, कौन आगरा ताजमहल देखने जाता है, तुम जाते हो, यानी ये हो गया सब्जेक्ट, कहाँ जाते हो, आगरा, ये हो गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, ये हो गया हमारा वर्ब यानी देखने जाना, सॉरी जाना, ये वर्ब हो गया, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल गया। तो बस और क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट पहले लिखो, तुम यानी यू, एंड V1 यानी यू गो टू आगरा एंड देखने जाते हो, टू सी दी ताज महल, एंड थर्ड हम साथ साथ विद्यालय जाते हैं। भैया कौन जाते हैं, हम जाते हैं, सब्जेक्ट हो गया कौन का प्रत्यय क्रिया में, कहाँ जाते हैं, ऑब्जेक्ट विद्यालय हो गया, एंड जाना वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल गया, यानी कौन जाते हैं, सब्जेक्ट लिख दिया हमने भी, गो टू कहाँ जाते हैं, स्कूल, वी गो टू स्कूल, हम विद्यालय जाते हैं। अब साथ साथ यहाँ पर लिख देते हैं टुगेदर, वी गो टू स्कूल टुगेदर। वे रोज झगड़ा करते हैं। भैया कौन करते हैं झगड़ा, हमारा सब्जेक्ट हो गया, वे क्या करते हैं झगड़ा, यानी ये हो गया झगड़ा करना हमारा वर्ब, यानी सब्जेक्ट हो गया वर्ब हो गया, यानी सब्जेक्ट पहले लिखेंगे दे क्वारल, यानी वे झगड़ा करते हैं, अब रोज यानी डेली, दे क्वारल डेली। राम और श्याम दिल्ली जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इसे समझ रहे होंगे कि इस जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर राम और श्याम जब दो लोग आए, यानी दो लोगों का नाम एक सेंटेंस में आता है, तो वह सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल हो जाता है। जैसे राम और श्याम दिल्ली जाते हैं। भैया सब्जेक्ट का पता लगाओ, कौन दिल्ली जाता है, क्रिया में कौन का प्रश्न करो तुरंत, कौन दिल्ली जाता है, राम और श्याम, यानी दोनों लोग जाते हैं ना, यहाँ हो जाएगा। तो भैया सब्जेक्ट में तुरंत पता करो कौन दिल्ली जाता है, राम और श्याम दिल्ली जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा राम एंड श्याम गो टू दिल्ली। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों ने देखा, सेकंड रूल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडिफिनिट, सेकंड है आई यू वी दे तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे लगता है। इसका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट, और ये थे इसके एग्जांपल। तो फ्रेंड्स बने रहे हमारे साथ और करते रहें अपने क्लास 10th और 12th की यूपी बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बेहतर से बेहतर इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी। जी हाँ फ्रेंड्स, पर डे सुबह 7 बजे आपको वीडियो मिलेगा। फ्रेंड्स आज 9 अगस्त को मैं यह वीडियो सुबह अपलोड कर रहा हूँ, सोमवार को, मंडे को, और आज से जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो नहीं जाता तब तक मैं आपके साथ बना रहूँगा, और केवल बना ही नहीं रहूँगा, आगे बहुत कुछ आपको मदद मिलेगी अपसेक क्लासेस से, पूरी की पूरी तैयारी होगी अपसेक क्लासेस पर। बस बने रहिए हमारे साथ। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कर दें, और चूँकि यह एक स्टार्टिंग चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर दें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में आपके लिए बहुत
बहुत शानदार जगह बन जाएगा, जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं इसके बारे में कि भैया आपसे क्लासेस पर अब की बार क्लासेस चल रही हैं, तो आइए आप लोग तैयारी कीजिए। तो फ्रेंड्स, बने रहें हमारे साथ और करते रहें तैयारी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत ही एनर्जेटिक वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।